गणगणाहट बुलंदी दिखा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज पारा मेडिकल राज्य स्तरीय सम्मेलन जो कि पहली बार आयोजित हो रहा है, इस सम्मेलन में उपस्थित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.एन. सिन्हा जी, पैरामेडिकल एसोसिएशन बिहार के प्रदेश के अध्यक्ष भारत भूषण जी, पीएमए के पैट्रन और पीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक, पीएचआई के पूर्व निदेशक डॉक्टर बिमल कारक जी, यहां मंच पर उपस्थित सुरेंद्र कुमार सुमन जी, डॉक्टर प्रोफेसर सुदामा प्रसाद जी, आशुतोष नंदन जी, लक्की सिन्हा जी, दिग्विजय सिंह जी, कृष्णा कुमार जी, डॉक्टर नीतीश कुमार जी, डॉक्टर निरंजन जायसवाल जी, डॉक्टर सुनीता जी और बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे पैरामेडिकल के सभी छात्र छात्राएं, पीएमए के बिहार के सभी पदाधिकारीगण और आज इस सभागार में उपस्थित सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथियों, सबसे पहले तो मैं बिहार के कोने कोने से आए हुए अपने पैरामेडिकल छात्राओं और छात्रों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब भी पैरामेडिकल के किसी सम्मेलन का यदि इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास आज के दिन से शुरू होगा। ये जो इतिहास लिखा जाएगा तो प्रथम राज्य स्तरीय सम्मेलन आज विद्यापति भवन पटना में हुआ और मुझे जैसा भारत भूषण जी ने बताया 38 जिले हैं बिहार में, उसमें से 36 जिले के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और ये इतिहास की शुरुआत जब होगी तो बहुत बड़े प्रभाव के साथ शुरू होगा। और मैं अपनी आंखों के सामने ऊपर हमारे छात्र छात्राएं हो या नीचे बैठे या बाएं हो दाएं हो या कुछ लोग हॉल के बाहर, मैं सभी छात्र छात्राओं को देख के ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि मैं अभी एक लघु बिहार के बीच खड़ा हूं। और इस सम्मेलन की शुरुआत जो हुई वो भी बहुत आनंददायक रहा। मैं तो डॉक्टर बिमल कारक जी को एक चिकित्सक जानता था, एक अच्छा प्रशासक जानता था, लेकिन अच्छे शायर नहीं, ये मैं नहीं जानता। वो आज डॉक्टर साहब आपकी जो छिपी हुई एक प्रतिभा थी उससे भी आज मैं दो चार देखा। अच्छा ही रहा, आपने जो बातें कही वो बहुत अच्छी बातें थी। आज हम सब लोग इस सम्मेलन में यहां इकट्ठे हुए और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, जैसा मेरे परिचय में भी बताया गया कि अभी तक का आजादी के बाद से बिहार में स्वास्थ्य मंत्रियों का इतिहास लिखा जाएगा तो सर्वाधिक समय तक बिहार की जनता का स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सेवा करने वाला मैं हूं। और मुझे इस बात का गर्व भी होता है, मुझे इस बात की खुशी भी होती है। और आज मेरे पैरामेडिकल के छात्रों ने छात्राओं ने जो कुछ यहां कहा या जिन बातों पे अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, जिन निर्णयों पे खुशी जाहिर किया, मैं ये कह सकता हूं कि आप सब लोगों ने तो ये कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मंगल पांडे ने बढ़िया काम किया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यदि यह मैंने काम किया तो यह काम मैंने अपने
कुशल नेतृत्वकर्ता राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन मैं यदि पैरामेडिकल छात्रों को समझ सका और उनकी समस्याओं के निदान के नजदीक तक पहुंच पाया, तो उसमें जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देश के युवाओं के और खास करके चिकित्सा सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए युवाओं के लिए जो उनकी भावनाएं, उन भावनाओं को समझ के मैं आप तक उतना नजदीक पहुंच पाया। तो हमारी ये दोनों मार्गदर्शक हैं, जो हमारे दोनों नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके कारण ही मैं कुछ कर पाया हूं और आगे भी जो कुछ करूंगा वो इन्हीं लोगों के कारण कर पाऊंगा, क्योंकि सदैव उनका दृष्टिकोण रहता है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, जो यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था और चिकित्सा प्रणाली है उसको और उत्कृष्ट किया जाए। और मैं समझता हूं कि चिकित्सा व्यवस्था या चिकित्सा प्रणाली को यदि उत्कृष्ट करना है तो पारा मेडिकल व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा। जो पारा मेडिकल का अर्थ होता है वो अर्थ यही होता है, ऐसे डॉक्टर साहब लोग ज्यादा जानते होंगे, लेकिन पारा मेडिकल का अर्थ यही होता है कि जो चिकित्सक के नजदीक रहने वाला व्यक्ति होता है उसको पारा मेडिकल कहते हैं। और पैरा का मतलब होता है बगल में और मेडिक का मतलब होता है डॉक्टर, तो जो डॉक्टर के बगल में रहता है। लेकिन मैं उसमें और मानता हूं, डॉक्टर के बगल में ही केवल डॉक्टर जब रहते हैं मरीज के पास उस वक्त ही पारा मेडिकल महत्वपूर्ण नहीं होता है। जब डॉक्टर साहब मरीज के पास नहीं भी होते हैं तो भी पैरामेडिकल बहुत और डॉक्टर साहब को मरीज के नजदीक आ जाना चाहिए, और जब तक डॉक्टर साहब नहीं आते हैं तब तक मरीज के नजदीक पैरामेडिकल भी रहता है। और मैं कह सकता हूं कि पूरा हेल्थ सर्विसेज का ये एक बैकबोन है, और इस प्रकार की जितनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, मैं उन सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ के कहना चाहता हूं कि हर स्वास्थ्य सुविधा जो चिकित्सक के पहले मरीजों को उपलब्ध कराई जाती है वो बहुत महत्व का होता है। और समुचित देखभाल, मरीजों का समुचित इलाज आपके द्वारा किया जाए इसकी चिंता भी आप करते हैं, उनको समुचित चिकित्सीय सुविधा प्राप्त हो इसकी पूरी चिंता आपके द्वारा की जाती है। और इसीलिए जब मैं स्वास्थ्य मंत्री बना तो मैंने ये निर्णय किया कि राज्य में नई सरकारी पैरामेडिकल संस्थानें खोली जानी चाहिए। और मैं जब इन विषयों के तथ्यों के अंदर गया तो मुझे ध्यान में आया कि बिहार जितना बड़ा राज्य है और हमारी जितनी बड़ी आबादी है और जितने छात्र इस पद्धति से जुड़कर लोगों को स्वास्थ्य सेवा देना चाहते हैं, शायद उनको पढ़ाने के लिए हमने संस्थान ही उतने नहीं बनाए। इसलिए मैंने निर्णय किया कि ऐसे स्वास्थ्य संस्थानों को बिहार में बढ़ाना चाहिए और 35 नए संस्थानों को बनाने का काम हमने किया। और आगे आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ने वाली, चूंकि 13 करोड़ की आबादी वाला यह राज्य है और 13 करोड़ की आबादी के राज्य का अनुपात में यदि हम मेडिकल कॉलेज बढ़ा रहे हैं, यदि हम यूजी की सीटें बढ़ा रहे हैं, पीजी की सीटें बढ़ा रहे हैं, हम एमबीबीएस डॉक्टर बना रहे हैं, हम पीजी डॉक्टर बना रहे हैं, तो उसी के तुलनात्मक हमको पारा मेडिकल संस्थान और उसके सहयोग के लिए बच्चों को भी तैयार करना पड़ेगा। और पैरेलली ये दोनों काम करना पड़ेगा, जिस काम को हम सब लोग कर रहे हैं। और अभी राज्य के 9 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में, 10 सदर अस्पतालों में, 12 चिकित्सा संस्थानों में और 20 सरकारी पैरामेडिकल संस्थान, ये सब अभी संचालित किए जा रहे हैं। और जो 7 निश्चय योजना है उसके तहत अभी 8 पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना भी प्रक्रिया थी, तो वो भी बनाई जाएगी। और
हमारा प्रयास है कि इन संस्थानों के माध्यम से, जिसकी चर्चा सिन्हा साहब कर रहे थे, हम उत्कृष्ट छात्रों की ऐसी टीम टोली तैयार करें कि वो देश ही नहीं विदेश में भी कहीं जाए और लोग को पता लगे कि ये बिहार से पढ़ के आया हुआ पैरामेडिकल का लड़का है, तो उसको तुरंत अपने संस्थान में वो सेवा करने का अवसर और नौकरी दे सके। उसकी पहचान ऐसी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव पढ़ाई होनी चाहिए। और सिन्हा साहब से मेरी ऐसे भी बात होती है, मैं हमेशा कहता हूं कि बिहार में क्वालिटेटिव एजुकेशन हमको अपने छात्रों को, आगे आने वाली पीढ़ी को देना है। एक कभी पुरानी जो पहचान थी, उस पहचान से बिहार आज बाहर निकल रहा है। हमको और बाहर निकलना है और इस लेवल पे आके खड़ा होना है कि बिहार का छात्र जब कहीं खड़ा हो तो लोग उसको मान के चले कि लड़का इस सेक्टर में टॉप हो। ऐसी कभी होनी चाहिए और हम सब लोग इस काम को कर रहे हैं। कई बातों की चर्चा की गई। सरकारी क्षेत्रों में पैरामेडिकल संस्थाओं को संचालित करने के लिए 1235 पदों का सृजन भी किया गया है और इसके साथ ही जो बहुत लंबी आपकी एक मांग थी कि राज्य में पैरामेडिकल काउंसिल बनाया जाए। मुझे जब भी कोई मिलता था पैरामेडिकल से जुड़ा हुआ छात्र छात्रा, पहला उसका विषय ही होता था, सर मेरा काउंसिल कब बनेगा। तो मेरे भी मन में आता था ये बच्चे पढ़ते हैं, कोई तो अम्ब्रेला होना चाहिए जिस अम्ब्रेले के अंदर वो बच्चे रहें और वहां उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनको मान्यता मिले और वो अपना पूरा जीवन लगाते हैं, तो कहीं एक पहचान तो उसकी होनी ही चाहिए। तो मैंने उस काउंसिल को बनाने का काम किया जो आपकी एक चिर प्रतीक्षित मांग थी। अब उसके जो और रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं, उन सारे काम को भी हम आगे आने वाले दिनों में करने वाले हैं। विमल कारक जी को देखता हूं तो पैरामेडिकल ऐसे ही ध्यान में आ जाता है। लंबे समय तक पीएचआई के निदेशक रहे और ये राज्यव्यापी बहुत प्रमुख संस्था है जहां बच्चों को पढ़ाई कराया जाता है। मैं जब नया नया मंत्री बना था तो मैं डॉक्टर साहब को कह रहा था, उस समय 4-5 बच्चियां आती थी, उसके साथ 2-3 छात्र आते थे और वो बड़े प्रेम से अंकल अंकल बोल के अपनी सारी समस्याओं को मेरे सामने रखते थे। तो यहाँ हॉस्टल का बात रखता था सब, तो मुझे लगा कि हॉस्टल बनाना बहुत जरूरी है। तो मैंने उसी के लिए कार्यक्रम करवाया पीएचआई और मैं पीएचआई में गया और मुझे याद है कि मैंने वहां घोषणा की थी 2019 में कि 22.5 करोड़ के लागत से यहाँ हॉस्टल बनाया जाएगा और आज मुझे खुशी है कि वो हॉस्टल बनके चल रहा है। जो पैरामेडिकल काउंसिल की अप्रूवल की बातें मैंने की, मैंने आपको बताया कि 35 नए पैरामेडिकल कॉलेज खोले गए। मुझे याद है मैं जब मंत्री बना था उस समय आप लोगों के कोर्स 3 साल के होते थे, तो सब आते थे मुझे कहते थे, सर ये एमबीबीएस के लड़के हैं, उनका जो कोर्स होता है हम लोगों का भी कोर्स थोड़ा बढ़ाया जाए। तो मैंने कहा कितना किया जाए। तो सब जो बच्ची आती थे उस वक्त, उन लोगों ने सुझाव दिया मुझे कि सब 4 साल का कोर्स करा दीजिए। फिर विभाग में बातचीत किया मैंने और बातचीत करके आप सब लोगों के कोर्स को 4 साल का कोर्स मैंने करवाया। जब 4 साल का कोर्स हो गया तो फिर बच्चे आए, कहे सर एक बात और कहना है। हमें बताओ क्या कहना है। फिर कोई नया बात है, नया मांग। बोला सर पढ़ तो लेते हैं लेकिन ये डॉक्टर साहब लोग इंटर्नशिप करता है, हम लोग काहे नहीं इंटर्नशिप करेंगे। तो हमको लगा मन में कि बच्चा सब तो ठीक बात बोल रहा है। तो सरकार के सिस्टम में निर्णय करने में विभाग में अधिकारियों से समन्वय बातचीत करके सब कुछ करना पड़ता है। मैंने बच्चों का बात सुना और मुझे जेन्युइन बात लगी। फिर मैंने निर्णय किया कि नहीं, बच्चों को इंटर्नशिप तो जरूर कराएंगे। उस समय विमल कारक जी से भी मेरी बात होती थी। फिर हमने विभाग में ये निर्णय कराया कि बच्चों को इंटर्नशिप भी कराया जाएगा 6 महीने का, उसके पहले नहीं था। जब इंटर्नशिप हो गया तो उस वक्त कोई डिमांड नहीं था, बस डिमांड था इंटर्नशिप करा दीजिए। जब इंटर्नशिप का ऑर्डर हो गया तो बोला सर फ्री में इंटर्नशिप थोड़ी होता है। तो हम बोले यार तुम लोग एक बार पूरा डिमांड दे दो, धीरे धीरे डिमांड बढ़ाते। तो राशि बड़ी बात नहीं,
आज 1500 रुपए राशि इंटर्नशिप की मिलती है। वो एक विषय हो सकता है, इसको बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, एक विषय हो सकता है। विषय ये था कि 6 महीने का इंटर्नशिप कराना और एक राशि देके इसको सरकार की मान्यता देना, उस पर मोहर मारना, हाँ ये बच्चे जो पढ़ के आ रहे हैं उस पर सरकार पूरी तरीके से साथ में खड़ी है और सरकार उनको पैसे दे रही है। ये बड़ा विषय। तो ये काम हम सब लोगों ने किया। आज मुझे खुशी होती है कि सभी बच्चे आज इंटर्नशिप कर रहे हैं। इसके अलावे कोर्सेज की बात हो रही थी। पहले 8 कोर्स था, अभी 17 कोर्स है। और आपके अध्यक्ष जी इतना चालाक है कि हमसे जितना बात कर रहे थे इधर उधर का नहीं बात कर रहे थे। जितना आप सब लोग को अपना विषय हमारे दिमाग में डालना है वो सब डाल चुके हैं भविष्य वाला। तो मैं विभाग का मंत्री हूं और मैं मानता हूं कि विभाग के मंत्री होने के नाते मैं आप सबों का अभिभावक हूं। और मैं केवल सरकारी अभिभावक अपने को नहीं मानता हूं, मैं केवल विभागीय अभिभावक अपने को नहीं मानता हूं। मैं आपको और आपका अभिभावक उसी तरीके से हूं जैसे परिवार में कोई आपका अभिभावक। मैं उस रूप में, मैं अपने घर के बच्चे को जिस रूप में देखता हूं, अपने परिवार के बच्चे को जिस रूप में देखता हूं, उसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे सभी बच्चों को उसी परिवार के सदस्य के रूप में देखता हूं और आपको भी देखता हूं। तो ये सब जो कुछ भी हमने किया उन्हीं कारणों से किया। और सब्जेक्ट वाइज स्पेशलिस्ट टीचर भी 2018 से हमने देना शुरू किया। और इसके अतिरिक्त गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी किया। हमने लगातार इस बात के प्रयास किए कि जो पारा मेडिकल के बच्चे हैं वो आके पढ़ने आए तो उनको पढ़ाई ठीक से हो, उनको हॉस्टल मिल जाए, उनको पठन पाठन में दिक्कत नहीं हो। जब पढ़ लिख ले तो वो इंटर्नशिप कर ले, इंटर्नशिप करें तो फिर आगे उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले, काम धंधा मिले। यही तो जीवन का उद्देश्य होता है। और किसी क्षेत्र में जब हम पढ़ने जाते हैं तो अल्टीमेटली गोल तो यही होता है कि हम जब पढ़ के निकले तो हम आर्थिक अर्थोपार्जन करने लगे और अपने परिवार का सहारा बन सके। यही तो कुल मिला के मकसद होता है। इस मकसद के लिए हमने कई बहालियां भी की। मुझे खुशी है कि जिन लोगों की बहाली हुई उन्होंने आज मुझे धन्यवाद भी दिया, मैं उनका भी आभारी हूं। मैंने 2022 में 3000 बहाली निकाला था। तो मैंने तो इसलिए बहाली निकाला था कि जो हमारे पैरामेडिकल मिल जाएगा और 3000 को नौकरी मिलता है तो पीछे से 15000 बच्चों का उत्साह भी बढ़ता है कि हाँ मेरा भी नंबर आ सकता है। लेकिन मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहा हूं और ना मैं अपने पूर्ववर्ती मंत्री का नाम लूंगा। सब आप लोग जानते हैं मेरे पूर्व के मंत्री कौन थे। वायदा बहुत बड़े बड़े करते हैं, दावा बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन ना तो कभी गरीबों का कल्याण उन्होंने किया है बिहार में, ना कभी छात्रों का कल्याण उन्होंने किया। मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। बताइए, कोई निकाला हुआ नौकरी, निकाली हुई वैकेंसी कोई कैंसिल करता है क्या? क्या बिगड़ रहा था आपका? पारा मेडिकल के छात्रों को आज नौकरी मिल गई होती तो वो कहीं सेवा दे रहे होते। पीछे से जो बच्चे होते वो उत्साहित होते, समाज में एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन आपने उस मेरे निर्णय को बदल दिया। बदल के किसका नुकसान किया? बिहार का नुकसान किया। नहीं, मैं मानता हूं छात्रों का तो नुकसान हुआ, आपका नुकसान राज्य का नुकसान है। आपने बिहार का नुकसान करा दिया, बिहार की जनता का नुकसान करा दिया। ऐसे ही एक उदाहरण मैं छोटा सा देना चाहता हूं कि गरीबों का कैसे कल्याण नहीं करते। मैं पिछली बार जब मंत्री था तो मैंने पूरे बिहार के गरीबों के कल्याण के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है, तो उस वक्त सभी राशन कार्ड धारी उस योजना का लाभ नहीं ले पाते थे गरीब। तो मेरे मन में यह दर्द रहता था। लगभग बिहार के 70 लाख लोग बचे हुए थे और ये 14 लाख परिवार
जिनको राशन कार्ड था लेकिन वो उस योजना से कवर्ड नहीं थे। तो मैंने ये निर्णय किया मुख्यमंत्री जी से बात करके कि बिहार के जो भी राशन कार्ड धारी हो, मुख्यमंत्री जी सब गरीब है और सब गरीब को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सहमत हुए और मैंने कैबिनेट से 125 करोड़ रुपया उस वक्त पास करा दिया 2022 में। लेकिन हमारे पहले वाले जब आए बोले गरीबों का मुफ्त में काहे इलाज होगा, बिहार सरकार के पैसा से बंद करो इस योजना, और उन्होंने रुकवा दिया। और फिर जब मैं दोबारा आया तो मैंने मुख्यमंत्री जी को याद दिलाया, मुख्यमंत्री जी गरीबों के कल्याण का वो काम था। मुख्यमंत्री जी बोले नहीं उसको तुरंत चालू कर दें और आज बिहार के सभी गरीबों को जो राशन कार्डधारी हैं उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने का मैंने उदाहरण दिया कैसे ये गरीब विरोधी लोग हैं। गरीबों की बात करना अलग बात है, गरीबों के ये काम करना अलग बात। कैसे ये छात्र विरोधी लोग हैं। आप छात्र बैठे हुए हैं, आपने स्वयं महसूस किया कि कैसे आपके साथ इन लोगों ने ज्यादती किया है, लेकिन हम फिर आ गए। तो हम फिर आ गए हैं तो हम अपने निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम हम फिर करेंगे। मैं ढोल नहीं बजाता हूं, ये मेरी शायद गलती थी पिछले कार्यकाल की। मैं काम करने में विश्वास रखता था, लेकिन मैंने अपने पूर्ववर्ती से यह सीखा करो कुछ नहीं ढोल जरूर बजाओ। मैं पिछले 5 साल में 2017 से 2022 तक जब मैं मंत्री था, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न सेवाओं में बिहार सरकार की और जो एनएचएम की योजनाएं हैं उनके माध्यम से 38,000 लोगों की बहाली मैंने की। 38,000, कभी ढोल नहीं बजाया मैंने, 38,000 लोगों की नियुक्ति की थी। और मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बना तो मैंने अपने विभाग में पूछा कि भाई मेरे पूर्ववर्ती मंत्री जी जो लगभग 1 साल 8 महीना सेवा दिए हैं बिहार की जनता को, कितनी नियुक्तियां हुई उनके कार्यकाल में, 300 हुआ कि नहीं हुआ? पता लगा नहीं सर, 300 भी नियुक्ति 2022 से लेकर 24 तक हमारे पूर्ववर्ती मंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग में नहीं किया। बात कितनी बड़ी बड़ी करते थे। तो हम सब लोगों को भी यथार्थ समझना पड़ेगा। और आज मैं फिर से दोबारा कह रहा हूं, मैंने पूर्व में भी कहा, मैंने विभाग में अपने अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित भी कर दिया है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। और उस घोषणा के आलोक में बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 45,000 नियुक्तियों के काम की प्रक्रिया शुरू हो गई। और ये विभिन्न उसके पैरामेडिकल स्ट्रीम और इन सभी नियुक्तियों के काम के संदर्भ में उसका रोस्टर क्लियर करना हो, जेडी से क्लियरेंस लेना हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना हो, बीटीएससी में उसकी नियुक्तियों के कागज भेजने हो, जो भी सारी प्रक्रियाएं करनी, उन सारी प्रक्रियाओं को हम कर रहे हैं। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं अपने बिहार के नौजवानों को कि जिस मंगल पांडे ने 38,000 नियुक्ति पिछले कार्यकाल में किया था, इस कार्यकाल में भी मैं फिर आपकी सेवा में आ गया हूं। इन नियुक्तियों को पूरा करने का काम मैं आपके बीच में करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, अभी विमल कारक जी अपनी पुरानी यादों को मुझसे साझा कर रहे करते। सर पहले तो जो पीएचआई था ना, वहां पंखा चलता था क्लासरूम में। अब मैंने पूछा अब, तो बोले अब तो सब एसी चलता है। एसी विलासिता नहीं है, एसी आज आवश्यकता है। वायुमंडल बदला है, जलवायु बदल रही है, तापमान बदल रहा है। अब लड़का यदि पसीना पोंछता रहेगा क्लासरूम में तो उसका दिमाग पढ़ाई पे कैसे जाएगा? उसको एक अच्छा वातावरण चाहिए, स्वस्थ वातावरण चाहिए, स्वस्थ मानसिकता के साथ वो लेक्चरर प्रोफेसर के द्वारा बताए जा रहे विषयों को दिमाग में ग्रहण कर सके, ऐसा माहौल चाहिए। एसी देना जरूरी है, दिया गया। और मैंने कहा ये हॉस्टल तो वो बन ही गए आप सब लोगों के। और जो डेंटल हाइजीनिस्ट है उनके भी पदों की स्वीकृति हमने दे दी है, तो उनकी भी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे चलेगी। अभी धीरे से फिर आपके अध्यक्ष जी एक तो कागज रख गए।
तो मैं इतना ही कहूंगा कि जिन बच्चों को विभिन्न मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में पढ़ाई में जहां आवासीय दिक्कत आ रही है, उसके समाधान के दिशा में भी मैं प्रयास करूंगा। और मैंने ही किया है 4 जगह पर, तो आगे भी जो बच्चा होगा वो मान के चलिए कि मैं ही करूंगा या मेरे ही जैसा कोई होगा वो करेगा, मेरे पीछे वाले जैसा नहीं करेगा, इतना पता। मैं आप सब लोगों को यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ये आप सब लोगों ने प्रथम राज्य स्तरीय पारा मेडिकल सम्मेलन किया है। और एक कहावत भी है कि संगठन में ही शक्ति होती है, और अच्छा है आप सब संगठित रहे और मजबूत भी रहे, और इसी तरीके से संगठित रह के सरकार क्या होती है, सरकार अभिभावक होती है। अभिभावक को अपनी बातों को बताते रहिए, और अभिभावक क्या करता है, जितना बच्चों को दे सकता है बांट बांट के सब बच्चों को देता है। तो ये सरकार जो काम कर रही है बिहार की आज सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार बिहार के कल्याण के लिए काम करती रहेगी, जन कल्याण का काम करती रहेगी। और जन कल्याण जो है, स्वास्थ्य सेवा उसमें प्रथम स्थान रखता है। जनता के कल्याण में जनता को स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इन व्यवस्थाओं को हम और बेहतर करेंगे, और आप सब लोग जो अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इसको करते रहिए। सरकार के तरफ से जो आपको मदद चाहिए, सरकार के तरफ से जो सहयोग चाहिए, मैं आपको विश्वास भरोसा इतना दिलाता हूं कि जितना भी हमको संभव हो पाएगा, हम परिवार के बेटे बेटी की तरह, परिवार के सदस्य की तरह आप सब लोगों की चिंता करेंगे, और आप सब लोगों के समस्या के समाधान में आपके अभिभावक के रूप में हम सदैव खड़ा रहेंगे। मैं यहाँ पे प्रोफेसर एस एन सिन्हा साहब जी से विशेष आग्रह करना चाहता हूँ। अब ये सब बच्चे आप ही के छतरी के नीचे हैं, आपके अम्ब्रेला के नीचे हैं, तो इनका भी पठन पाठन सब नियमित ठीक से चलता रहे, उसका भी चिंता हम सब लोग को मिल के करना है। और एस एन सिन्हा साहब बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेवार व्यक्ति, और जो आज पीएमसीएच हम बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, वो भी हम ही बना रहे हैं। और मैं जो पीएमसीएच हॉस्पिटल बना रहा हूँ, उस पीएमसीएच हॉस्पिटल का कागज पे पहले कोई स्केचिंग भी नहीं था। कागज पे जो पहला स्केचिंग हमने शुरू किया, उसमें 11 लोगों की एक कमिटी बनी, और जो कमिटी बनाई कि पटना में पीएमसीएच को नया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हमको बनाना है, और वर्ल्ड क्लास का बनाना है, और 5462 बेड का बनाना है। तो जो पहली कमिटी मैंने बनाई थी, उस कमिटी के चेयरपर्सन एस एन सिन्हा साहब, और यही पे जो देश के कई अस्पतालों में इन लोगों ने भ्रमण किया, और मैं उनको भूलूंगा नहीं, डॉक्टर आजाद हिंद जी आज बेचारे दुनिया में नहीं है, ये और डॉक्टर आजाद हिंद, ये दोनों घूमते थे कई अस्पतालों में, देश के बड़े बड़े अस्पतालों में, वहां से डिजाइन लेके आते थे, हमसे चर्चा करते थे, फिर मुख्यमंत्री जी से चर्चा होती। बहुत मेहनत, 2-2.5 साल के मेहनत के बाद पीएमसीएच का डिजाइन तैयार हुआ। तो उतना बड़ा काम कराने में डॉक्टर साहब का रोल रहा। तो बहुत मेहनती आदमी हैं और बहुत परिश्रमी हैं, तो निश्चित रूप से इनकी छत्र छाया में आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे। और एक और बड़ा काम होने जा रहा है अगले 4-5 दिनों में पटना में IGIMS रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी बना है, क्षेत्रीय चक्षु संस्थान बना है, भारत सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर बनाया है। 189 करोड़ रुपए का पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है। अब दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ अपनी आंख का इलाज कराने आएंगे। ये बहुत बड़ी चीज बिहार को मिली है, बहुत बड़ी सौगात मिली है, और उसका उद्घाटन 6 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और भारत सरकार के हमारे आदरणीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज बिहार को मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त अभी कोई SKMCH के भी लोग हमको बच्चे आके मिले, DMCH के भी मिले,
तो 7 तारीख को SKMCH और DMCH जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना, भारत सरकार के द्वारा जिसे बनाया गया है, उस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी उद्घाटन आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा 7 तारीख को किया जाएगा। और 6 तारीख को ही RIO के पट्टा के उद्घाटन के बाद भागलपुर और गया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना है। और ये सभी जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बने हैं लगभग 180 करोड़ रुपए के एक बने। तो इन सभी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी उद्घाटन होगा। मतलब ये विभिन्न मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स के अंदर सुपर स्पेशलिटी की जो हमारी सर्विसेज हैं वो और बढ़ेंगे और बेहतर होंगे। पट्टा में भी PMCH में अभी बन रहा है डॉक्टर साहब, वो अगले साल तक पूरा होगा। लेकिन मैं आपको इसलिए यह सूचना दे रहा हूं कि सब जब सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट आएगा, तो वहां पर तो डॉक्टर के बगल में खड़ा रहने वाला आदमी तो चाहिए होगा, तो आप नहीं आना। इसलिए आपको मैं ये सूचना दे रहा हूं। तो इन सब सूचनाओं के साथ और आपको विश्वास दिलाते हुए कि मैं सदैव आपके साथ हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इंटर्नशिप कर रहे हैं। इसके अलावे कोर्सेज की बात हो रही थी। पहले 8 कोर्स था, अभी 17 कोर्स है। और आपके अध्यक्ष जी इतना चालाक है कि हमसे जितना बात कर रहे थे इधर उधर का नहीं बात कर रहे थे। जितना आप सब लोग को अपना विषय हमारे दिमाग में डालना है वो सब डाल चुके भविष्य। तो मैं विभाग का मंत्री हूं और मैं मानता हूं कि विभाग के मंत्री होने के नाते मैं आप सबों का अभिभावक हूं। और मैं केवल सरकारी अभिभावक अपने को नहीं मानता हूं, मैं केवल विभागीय अभिभावक अपने को नहीं मानता हूं। मैं आपको और आपका अभिभावक उसी तरीके से हूं जैसे परिवार में कोई आपका अभिभावक। मैं अपने घर के बच्चे को जिस रूप में देखता हूं, अपने परिवार के बच्चे को जिस रूप में देखता हूं, उसी प्रकार से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे सभी बच्चों को उसी परिवार के सदस्य के रूप में देखता हूं और आपको भी देखता हूं। तो ये सब जो कुछ भी हमने किया उन्हीं कारणों से किया। और सब्जेक्ट वाइज स्पेशलिस्ट टीचर भी 2018 से हमने देना शुरू किया। और इसके अतिरिक्त गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी किया। हमने लगातार इस बात के प्रयास किए कि जो पारा मेडिकल के बच्चे हैं वो आके पढ़ने आए तो उनको पढ़ाई ठीक से हो, उनको हॉस्टल मिल जाए, उनको पठन पाठन में दिक्कत नहीं हो। जब पढ़ लिख ले तो वो इंटर्नशिप कर ले, इंटर्नशिप करे तो फिर आगे उनको नौकरी मिले, रोजगार मिले, काम धंधा मिले। यही तो जीवन का उद्देश्य होता है। और किसी क्षेत्र में जब हम पढ़ने जाते हैं तो अल्टीमेटली गोल तो यही होता है कि हम जब पढ़ के निकले तो हम आर्थिक अर्थोपार्जन करने लगे और अपने परिवार का सहारा बन सके। यही तो कुल मिला के मकसद होता है। इस मकसद के लिए हमने कई बहालियां भी की। मुझे खुशी है कि जिन लोगों की बहाली हुई उन्होंने आज मुझे धन्यवाद भी दिया, मैं उनका भी आभारी हूं। मैंने 2022 में 3000 बहाली निकाला था। तो मैंने तो इसलिए बहाली निकाला था कि जो हमारे पैरामेडिकल के बच्चे हैं उनको 3000 बच्चों को नौकरी मिल जाएगा। और 3000 को नौकरी मिलता है तो पीछे से 15000 बच्चों का उत्साह भी बढ़ता है कि हाँ मेरा भी नंबर आ सकता है। लेकिन मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर रहा हूं और ना मैं अपने पूर्ववर्ती मंत्री का नाम लूंगा। सब आप लोग जानते हैं मेरे पूर्व के मंत्री कौन थे। वायदा बहुत बड़े बड़े करते हैं, दावा बहुत बड़े बड़े करते हैं, लेकिन ना तो कभी गरीबों का कल्याण उन्होंने किया है बिहार में, ना कभी छात्रों का कल्याण उन्होंने किया। मैं 2 उदाहरण देना चाहूंगा। बताइए, कोई निकाला हुआ नौकरी, निकाली हुई वैकेंसी कोई कैंसिल करता है क्या? क्या बिगड़ रहा था आपका? पारा मेडिकल के छात्रों को आज नौकरी मिल गई होती तो वो कहीं सेवा दे रहे होते। पीछे से जो बच्चे होते वो उत्साहित होते, समाज में एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन आपने उस
मेरे निर्णय को बदल दिया। बदल के किसका नुकसान किया? बिहार का नुकसान किया। नहीं, मैं मानता हूं छात्रों का तो नुकसान हुआ, आपका नुकसान राज्य का नुकसान है। आपने बिहार का नुकसान करा दिया, बिहार की जनता का नुकसान करा दिया। ऐसे ही एक उदाहरण मैं छोटा सा देना चाहता हूं कि गरीबों का कैसे कल्याण नहीं करते। मैं पिछली बार जब मंत्री था तो मैंने पूरे बिहार के गरीबों के कल्याण के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में किया जाता है, तो उस वक्त सभी राशन कार्ड धारी उस योजना का लाभ नहीं ले पाते थे गरीब। तो मेरे मन में यह दर्द रहता था, लगभग बिहार के 70 लाख लोग बचे हुए थे और ये 14 लाख परिवार जिनको राशन कार्ड था लेकिन वो उस योजना से कवर्ड नहीं थे। तो मैंने ये निर्णय किया मुख्यमंत्री जी से बात करके कि बिहार के जो भी राशन कार्ड धारी हो, मुख्यमंत्री जी सब गरीब है और सब गरीब को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सहमत हुए और मैंने कैबिनेट से 125 करोड़ रुपया उस वक्त पास करा दिया 2022 में। लेकिन हमारे पहले वाले जब आए बोले गरीबों का मुफ्त में काहे इलाज होगा, बिहार सरकार के पैसा से बंद करो इस योजना, और उन्होंने रुकवा दिया। और फिर जब मैं दोबारा आया तो मैंने मुख्यमंत्री जी को याद दिलाया, मुख्यमंत्री जी गरीबों के कल्याण का वो काम था। मुख्यमंत्री जी बोले नहीं उसको तुरंत चालू कर दें और आज बिहार के सभी गरीबों को जो राशन कार्डधारी हैं उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने वाले हैं। मैंने उदाहरण दिया कैसे ये गरीब विरोधी लोग हैं। गरीबों की बात करना अलग बात है, गरीबों के ये काम करना अलग बात। कैसे ये छात्र विरोधी लोग हैं। आप छात्र बैठे हुए हैं, आपने स्वयं महसूस किया कि कैसे आपके साथ इन लोगों ने ज्यादती किया है, लेकिन हम फिर आ गए। तो हम फिर आ गए हैं तो हम अपने निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम हम फिर करेंगे। मैं ढोल नहीं बजाता हूं, ये मेरी शायद गलती थी पिछले कार्यकाल की। मैं काम करने में विश्वास रखता था, लेकिन मैंने अपने पूर्ववर्ती से यह सीखा, करो कुछ नहीं ढोल जरूर बजाओ। मैं पिछले 5 साल में 2017 से 2022 तक जब मैं मंत्री था, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न सेवाओं में बिहार सरकार की और जो NHM की योजनाएं हैं उनके माध्यम से 38,000 लोगों की बहाली मैंने की। 38,000, कभी ढोल नहीं बजाया मैंने, 38,000 लोगों की नियुक्ति की थी। और मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बना तो मैंने अपने विभाग में पूछा कि भाई मेरे पूर्ववर्ती मंत्री जी जो लगभग 1 साल 8 महीना सेवा दिए हैं बिहार की जनता को, कितनी नियुक्तियां हुई उनके कार्यकाल में? 300 हुआ कि नहीं हुआ? पता लगा नहीं सर, 300 भी नियुक्ति 2022 से लेकर 24 तक हमारे पूर्ववर्ती मंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग में नहीं किया। बात कितनी बड़ी बड़ी करते थे। तो हम सब लोगों को भी यथार्थ समझना पड़ेगा। और आज मैं फिर से दोबारा कह रहा हूं, मैंने पूर्व में भी कहा, मैंने विभाग में अपने अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित भी कर दिया है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। और उस घोषणा के आलोक में बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 45,000 नियुक्तियों के काम की प्रक्रिया शुरू हो गई। और ये विभिन्न उसमें पैरामेडिकल स्ट्रीम और इन सभी नियुक्तियों के काम के संदर्भ में उसका रोस्टर क्लियर करना हो, जेडी से क्लियरेंस लेना हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना हो, बीटीएससी में उसकी नियुक्तियों के कागज भेजने हो, जो भी सारी प्रक्रियाएं करनी, उन सारी प्रक्रियाओं को हम कर रहे हैं। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं अपने बिहार के नौजवानों को कि जिस मंगल पांडे ने 38,000 नियुक्ति पिछले कार्यकाल में किया था, इस कार्यकाल में भी मैं फिर आपकी सेवा में आ गया हूं। इन नियुक्तियों को पूरा करने का काम मैं आपके बीच में करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, अभी विमल कारक जी अपनी पुरानी यादों को मुझसे साझा कर रहे करते। सर पहले तो जो PHI था ना, वहां पंखा चलता था क्लासरूम में। अब मैंने पूछा अब, तो बोले अब तो सब AC चलता है। AC विलासिता नहीं है,
एसी आज आवश्यकता है। वायुमंडल बदला है, जलवायु बदल रही है, तापमान बदल रहा है। अब लड़का यदि पसीना पोंछता रहेगा क्लासरूम में तो उसका दिमाग पढ़ाई पे कैसे जाएगा? उसको एक अच्छा वातावरण चाहिए, स्वस्थ वातावरण चाहिए, स्वस्थ मानसिकता के साथ वो लेक्चरर प्रोफेसर के द्वारा बताए जा रहे विषयों को दिमाग में ग्रहण कर सके, ऐसा माहौल चाहिए। एसी देना जरूरी है, दिया गया। और मैंने कहा ये हॉस्टल तो वो बन ही गए आप सब लोगों के, और जो डेंटल हाइजीनिस्ट है उनके भी पदों की स्वीकृति हमने दे दी है, तो उनकी भी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे चलेगी। अभी धीरे से फिर आपके अध्यक्ष जी एक तो कागज रख गए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जिन बच्चों को विभिन्न मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में पढ़ाई में जहां आवासीय दिक्कत आ रही है, उसके समाधान के दिशा में भी मैं प्रयास करूंगा। और मैंने ही किया है 4 जगह पर, तो आगे भी जो बचा होगा वो मान के चलिए कि मैं ही करूंगा या मेरे ही जैसा कोई होगा वो करेगा, मेरे पीछे वाले जैसा नहीं करेगा, इतना पता। मैं आप सब लोगों को यहाँ धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज ये आप सब लोगों ने प्रथम राज्य स्तरीय पारा मेडिकल सम्मेलन किया है। और एक कहावत भी है कि संगठन में ही शक्ति होती है, और अच्छा है आप सब संगठित रहें और मजबूत भी रहें। और इसी तरीके से संगठित रह के सरकार क्या होती है? सरकार अभिभावक होती है। अभिभावक को अपनी बातों को बताते रहिए, और अभिभावक क्या करता है? जितना बच्चों को दे सकता है बांट बांट के सब बच्चों को देता है। तो ये सरकार जो काम कर रही है बिहार की आज सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार बिहार के कल्याण के लिए काम करती रहेगी, जन कल्याण का काम करती रहेगी। और जन कल्याण जो है स्वास्थ्य सेवा उसमें प्रथम स्थान रखता है। जनता के कल्याण में जनता को स्वास्थ्य सेवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इन व्यवस्थाओं को हम और बेहतर करेंगे, और आप सब लोग जो अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इसको करते रहिए। सरकार के तरफ से जो आपको मदद चाहिए, सरकार के तरफ से जो सहयोग चाहिए, मैं आपको विश्वास भरोसा इतना दिलाता हूं कि जितना भी हमको संभव हो पाएगा, हम परिवार के बेटे बेटी की तरह, परिवार के सदस्य की तरह आप सब लोगों की चिंता करेंगे, और आप सब लोगों के समस्या के समाधान में आपके अभिभावक के रूप में हम सदैव खड़ा रहेंगे। मैं यहाँ पे प्रोफेसर एसएन सिन्हा साहब जी से विशेष आग्रह करना चाहता हूँ। अब ये सब बच्चे आप ही के छतरी के नीचे हैं, आपके अम्ब्रेला के नीचे हैं, तो इनका भी पठन पाठन सब नियमित ठीक से चलता रहे, उसका भी चिंता हम सब लोग को मिलकर करना है। और एसएन सिन्हा साहब बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेवार व्यक्ति, और जो आज पीएमसीएच हम बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, वो भी हम ही बना रहे हैं। और मैं जो पीएमसीएच हॉस्पिटल बना रहा हूँ, उस पीएमसीएच हॉस्पिटल का कागज पे पहले कोई स्केचिंग भी नहीं था। कागज पे जो पहला स्केचिंग हमने शुरू किया, उसमें 11 लोगों की एक कमिटी बनी, और जो कमिटी बनाई कि पटना में पीएमसीएच को नया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हमको बनाना है, और वर्ल्ड क्लास का बनाना है, और 5462 बेड का बनाना है। तो जो पहली कमिटी मैंने बनाई थी, उस कमिटी के चेयरपर्सन एसएन सिन्हा साहब, और यही से जो देश के कई अस्पतालों में इन लोगों ने भ्रमण किया, और मैं उनको भूलूंगा नहीं, डॉक्टर आजाद हिंद जी आज बेचारे दुनिया में नहीं है, ये और डॉक्टर आजाद हिंद, ये दोनों घूमते थे कई अस्पतालों में, देश के बड़े बड़े अस्पतालों में, वहां से डिजाइन लेके आते थे, हमसे चर्चा करते थे, फिर मुख्यमंत्री जी से चर्चा होती। बहुत मेहनत, 2-2.5 साल के मेहनत के बाद पीएमसीएच का डिजाइन तैयार हुआ, तो उतना बड़ा काम कराने में डॉक्टर साहब का रोल रहा। तो बहुत मेहनती आदमी हैं और बहुत परिश्रमी हैं, तो निश्चित रूप से इनकी छत्र छाया में आप सब लोग सुरक्षित रहेंगे। और एक और बड़ा काम होने जा रहा है अगले 4-5 दिनों में,
पटना में IGIMS रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी बना है, क्षेत्रीय चक्षु संस्थान बना है, भारत सरकार और बिहार सरकार ने मिलकर बनाया है। ये 189 करोड़ रुपए का पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा सरकारी संस्थान है। अब दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ अपनी आंख का इलाज कराने आएंगे। ये बहुत बड़ी चीज बिहार को मिली है, बहुत बड़ी सौगात मिली है और उसका उद्घाटन 6 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और भारत सरकार के हमारे आदरणीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा चीज बिहार को मिलने वाला है। इसके अतिरिक्त अभी कोई SKMCH के भी लोग हमको बच्चे आके मिले, DMCH के भी मिले। तो 7 तारीख को SKMCH और DMCH जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना है, भारत सरकार के द्वारा जिसे बनाया गया है, उस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी उद्घाटन आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के द्वारा 7 तारीख को किया जाएगा और 6 तारीख को ही RIO के पटना के उद्घाटन के बाद भागलपुर और गया मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बना है। और ये सभी जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बने हैं लगभग 180 करोड़ रुपए के एक बने। तो इन सभी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी उद्घाटन होगा। मतलब ये विभिन्न मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स के अंदर सुपर स्पेशलिटी की जो हमारी सर्विसेज हैं वो और बढ़ेंगे और बेहतर होंगे। पटना में भी PMCH में अभी बन रहा है डॉक्टर साहब, वो अगले साल तक पूरा होगा। लेकिन मैं आपको इसलिए यह सूचना दे रहा हूं कि सब जब सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट आएगा, तो वहां पर तो डॉक्टर के बगल में खड़ा रहने वाला आदमी तो चाहिए होगा, तो आप नहीं आएंगे। इसलिए आपको मैं ये सूचना दे रहा हूं। तो इन सब सूचनाओं के साथ और आपको विश्वास दिलाते हुए कि मैं सदैव आपके साथ हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू सर। हम लोग खड़े होकर माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करेंगे तालियों से। महोदय, आपने बहुमूल्य समय हमें दिया और हम सबों को आशीर्वचन दिए और हम सभी अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमेशा से करते रहे हैं कि हमारे अभिभावक आप हैं और सुनिश्चित रहते हैं। धन्यवाद सर। मैं आपके लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगी। धन्य धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, मन को बहुत सुकून आया जब आप हमारे बीच पधारे। जैसे आग्रह करूंगा कि हमारे नेता भारत भूषण जी को सर्टिफिकेट प्रदान। अब मैं माननीय से निवेदन करूंगा कि संगठन के कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन जी को सर्टिफिकेट प्रदान कर उन्हें आशीर्वाद दें। और मैं अध्यक्ष श्री विजय सिंह को सर्टिफिकेट देकर उन्हें आशीर्वाद दें। अब मैं माननीय से अनुरोध करूंगा कि एसोसिएशन के उपाध्यक्ष लकी सिन्हा जी को सर्टिफिकेट। और मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि कृष्णा कुमार संगठन प्रभारी PMA को सर्टिफिकेट प्रदान कर उन्हें आशीर्वाद दें। अब मैं माननीय से अनुरोध करूंगी कि निशा कुमारी सदस्य PMA के उनको सर्टिफिकेट प्रदान करके आशीर्वाद प्रदान करें। मैं माननीय से अनुरोध करूंगी रंजीत कुमार एग्जीक्यूटिव मेंबर को सर्टिफिकेट प्रदान कर आशीर्वाद प्रदान करें। अब मैं माननीय से अनुरोध करूंगी कि सनी कुमार एग्जीक्यूटिव मेंबर को एडवाइजरी मेंबर को सर्टिफिकेट प्रदान कर आशीर्वाद प्रदान करें। हरीश कुमार सदस्य, उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर आशीर्वाद करें। यहाँ मैम करूंगा कि इस सम्मेलन के बाद भी हम लोग आप सभी लोगों की समस्याओं को, जो भी दिक्कतें रहेगी, मैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी के समक्ष उनके संज्ञान में लाभ। मैंने सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट को मरणशील के जाने के प्रस्ताव को भी आदरणीय हमारे अभिभावक मंत्री जी को हमने अवगत कराया, तो उन्होंने कहा कि वो मरणशील नहीं होगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर को भी हम लोग जॉब देंगे और वह पद मरणशील नहीं होगा। तो यह बेहद आज का यह कॉन्फ्रेंस बेहद ऐतिहासिक है